लेकिन अब हम एक ऐसे खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिस खबर के बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह खबर हो सकता है आपने ज्यादा हेडलाइंस तैयार तब होती हैं जब चुनाव का वक्त आता है, चुनाव का मौसम आता है और विपक्षी लगातार ये बात बार बार कहते हैं कि यहां पर तो चुनाव आयोग ही किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। इसलिए ये जानना आपके लिए आज बहुत जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसे विवाद पर फैसला सुनाया है जिस पर चर्चा करने से बचा जाता रहा है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही की जानी चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा, पहले आप यह समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। यह कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल किया जाएगा। यह सिस्टम तब तक लागू रहेगा जब तक संसद में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बन जाता। अभी तक पुराने नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता था, यानी संवैधानिक संस्था के मुखिया की नियुक्ति केंद्र सरकार कर देती थी और इसी को लेकर बार बार विवाद होता था और विपक्ष यहीं से सवाल खड़ा करता था कि केंद्र के इशारे पर यह काम करते हैं। यह सिस्टम बदलने की कोशिश कभी नहीं की गई। यह जरूर है कि इसको लेकर समय समय पर विवाद होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। पुरानी प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठते थे, इसको समझने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि पुराना सिस्टम क्या था। पहले के नियमों के मुताबिक चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी। चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की जाती थी। इनके नामों पर एक पैनल बनाया जाता था जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दिया जाता था। प्रधानमंत्री पैनल में शामिल नामों में से एक नाम की सिफारिश करते थे और इसी नाम पर राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली जाती थी। चुनाव आयुक्त ही आगे चलकर मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाते थे और मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर होने वाले होते थे तो दो चुनाव आयुक्तों में से वरिष्ठ आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था। एक तरह से देश का चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री तय करते थे और वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता था और यह सिस्टम वर्षों से लागू था। इसी वजह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पक्षपात का आरोप लगातार लगाया जाता रहा है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विवाद का एक मामला पिछले वर्ष नवंबर में भी सामने आया था। उस दौरान पंजाब के एक आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया था। अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया था क्योंकि 31 दिसंबर 2022 को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन 18 नवंबर को उन्हें वीआरएस देकर अगले ही दिन चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस पर सवाल उठाए थे। अदालत को भी संदेह हुआ कि 18 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। ठीक उसी दिन अरुण गोयल की फाइल आगे बढ़ाई गई और उसी दिन नियुक्ति भी कर दी गई। मतलब 24 घंटे के अंदर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। इसी केस की सुनवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कौन बनेगा यह कमेटी तय करेगी, ना कि केंद्र सरकार। आज के बाद मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। क्या हुआ कि अब आज के बाद जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा वो एक कोलेजियम के थ्रू होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो जो लोग अभी तक बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे, मुझे लगता है अब उनकी शायद उनका मुंह बंद हो जाएगा, दोबारा कोई आरोप नहीं लगाएंगे। दूसरा जो बड़ा फायदा ये हुआ है कि अभी दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को इक्वल प्रोटेक्शन नहीं था, इक्वल सिक्योरिटी नहीं थी, इक्वल राइट भी नहीं था। इनफैक्ट अब क्या हुआ कि तीनों को इक्वल राइट, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल सिक्योरिटी हो गई।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को आज की डेट में अगर हटाना हो तो पार्लियामेंट में इंपीचमेंट लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी के दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जा सकता है, मतलब सरकार हटा सकती है। अब चूंकि तीनों को इक्वल राइट हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन हो गया, इक्वल सिक्योरिटी हो गई है, हटाने का तरीका भी तीनों का एक हो गया, अपॉइंटमेंट का तरीका भी तीनों का एक हो गया। अगर अब जब तीनों को अपॉइंट करेंगे कोलेजियम के थ्रू और हटाना होगा तो तीनों को ही आपको पार्लियामेंट में इंपीचमेंट लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उनके मन में कोई ट्रांसफर का, पोस्टिंग का या हटाने का अगर कहीं माइंड में आता भी होगा तो अब नहीं आएगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप में जो उसको एक्सपर्ट चाहिए थे वो एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे थे। अब जब इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होगा, इलेक्शन कमीशन खुद ही अपॉइंट करेगा और जो आदमी इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट हो जाएगा वो इलेक्शन कमीशन का एम्प्लॉई होगा और रिटायरमेंट तक इलेक्शन कमीशन में रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा, एक्सपर्टीज ज्यादा अच्छी होगी, ट्रांसफर का उसके ऊपर कोई भय नहीं रहेगा, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा स्वायत्त होकर काम करेगा। चौथी हमने जो मांग किया था कि इलेक्शन कमीशन का बजट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास पैसा, उसको बार बार पैसे के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, अब इंडिपेंडेंट बजट होगा। और पांचवा हमने कहा था इसके पास रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। जो छोटे छोटे काम के लिए वो पार्लियामेंट की तरफ देखता रहता है कि पार्लियामेंट कानून बनाए, और पार्लियामेंट कानून नहीं बनाता है तो वो अपना इलेक्शन कमीशन भी शांत होकर बैठ जाता है। अब क्या होगा कि ऐसे टाइम में इलेक्शन कमीशन अपना एक रूल भी बना दिया करेगा। इलेक्शन कमीशन के पास पहले बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास प्लेनरी पावर है, अपराधीकरण रोके, जातिवाद रोके, भाषावाद, लेकिन वो यूज नहीं करता था। लेकिन आज के जजमेंट के बाद जब उसको टच कर दिया उन्होंने कि हाँ ये प्लेनरी पावर है और इलेक्शन कमीशन का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो जो बाधा है, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, कालाधन, शराब, ये सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा है। उस बाधा को हटाने के लिए अब इलेक्शन कमीशन अपनी 324 को पावर को यूज करेगा। मैं बार बार यही कहता था कि इसके पास पावर है, इलेक्शन कमीशन यूज ही नहीं करता। टीएन सेशन साहब ने यूज किया, बाद वालों ने यूज ही नहीं करते उसको। वर्ष 1949 में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भी संविधान सभा में इस मुद्दे को उठाया था। बी.आर. अंबेडकर के मुताबिक किसी अक्षम व्यक्ति का मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाना एक बड़ा सिरदर्द है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के में मुख्य तौर पर 3 सदस्य हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। इनके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। इन चुनाव आयुक्तों में ही से ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी 2025 तक इस पद पर रहेंगे। उनके बाद अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। अरुण गोयल वही हैं जिनको चुनाव आयुक्त बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको जानकारी दी थी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अरुण गोयल को रिटायर होने के 1 महीने पहले ही वीआरएस दिलवाकर अगले ही दिन चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। इसी पर विवाद था। It is going to benefit more, or it should not happen like CBI, CVC, where they, in spite of dissent and other things, they carry their own candidates. Let me see. But anyway, at least it is better than nothing. Supreme Court verdict, I welcome heartily. They can only save the country right now. It is only Supreme Court, our highest judiciary. Today the judgment is being given by Supreme Court Constitution Bench. We are pleading this from since long. Trinamool Congress is pleading this since long. इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी तो सब ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो इंपीचमेंट जो जज की होती है उस तरह का तरीक़ेकार दिया गया था। जो मैं बार बार कहते आया था कि चुनाव यानी इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो पूरे देश में इलेक्शन ठीक से हो रही है नहीं हो रही है,
पार्टी में भी चुनाव हो रहे नहीं हो रहे, ये अगर वो देखते तो उनका भी जो उनकी नियुक्ति है वो चुनाव से होनी चाहिए या कुछ तो एक सिस्टम होनी चाहिए। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने वो भी, मतलब मैंने कुछ कहा नहीं था, मैंने तो आपके सामने कहा था, मैं ऐसे नहीं मानता कि मैंने कहा इसलिए उन्होंने, ऐसे बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात की समाधान मुझे जरूर है कि जो मुझे लग रहा था अब वो सर्वोच्च न्यायालय को भी लगने लगा और इसी में अपने देश का हित है। हमने शुरुआत में ही आपको कहा था, इस विश्लेषण के शुरुआत में, कि यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार चुनाव के वक्त में सवाल उठते रहते हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है और आपने यहां विपक्ष के लोगों को भी सुन ही लिया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस संस्था पर देश में होने वाले चुनावों की पारदर्शिता की जिम्मेदारी है। और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था भी है जिसमें हर सत्ताधारी पार्टी अपना दखल चाहती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की शक्तियों में समय समय पर कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। अब हम आपको चुनाव आयोग से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि चुनाव आयोग को राजनेता अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करते रहे हैं। वर्ष 1991 के चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम उम्र तक होता है। लेकिन पिछले करीब 25 वर्षों से छोटे छोटे अंतराल पर मुख्य चुनाव आयुक्त के बदले जाने की परंपरा सी चली आ रही थी। टीएन शेषन वो आखिरी मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने 1996 में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। उनके बाद देश का कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं रहा जिसने अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो। देखा जाए तो पिछले 26 वर्षों में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने 3 साल का भी, यानी आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है। वर्ष 1950 से 1996 तक, यानी 46 वर्षों में 10 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। लेकिन 1996 से लेकर 2022 तक, फिर से कह रहा हूं 1996 से लेकर 2022 तक, इस दरमियान 26 वर्षों में 15 मुख्य चुनाव आयुक्त बदल चुके हैं। वर्ष 2004 से 2014 तक, यानी कि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त बदले गए थे, जबकि 2014 से 2022 तक, यानी कि एनडीए के 7 साल के कार्यकाल में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त बदले जा चुके हैं। एनडीए के दौरान बदले गए 8 मुख्य चुनाव आयुक्तों में से 4 मुख्य चुनाव आयुक्त 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। देश में चुनाव आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसको संविधान में अलग से अधिकार दिए गए हैं। यह एक ऐसी संस्था है जिसको पारदर्शी बनाए रखना हमारे देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार आरोप लगते रहे कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार के इशारों पर काम करती है। कई बार अलग अलग पार्टियों की केंद्र सरकारें चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करने की कोशिशें भी करती रहती है। जैसे आजादी के बाद पहले 4 दशकों तक चुनाव आयोग में एक केवल व्यक्ति होता था, यानी केवल एक व्यक्ति ही होता था। उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता था। उसके फैसले ही चुनाव के दौरान मान्य होते थे। लेकिन वर्ष 1987 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजीव गांधी और तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के बीच मतभेद हो गया। इसके बाद वर्ष 1989 के आम चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग में कुछ बदलाव कर दिए गए और अब चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय संस्था बना दी गई। इन 3 मेंबर्स में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। हालांकि इसके बाद वर्ष 1991 में वीपी सिंह सरकार ने चुनाव आयोग में फिर बदलाव किया और इस बार चुनाव आयोग को फिर से 1 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। देखा जाए तो एक तरह से जो भी केंद्र सरकार रही, उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव आयोग को चलाने की कोशिश की और अपने हिसाब से चुनाव आयोग के सदस्यों को घटने बढ़ाने के नियम बनाते रहे। एक तरह से आयोग में राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा बढ़ता गया। लेकिन यह राजनीतिक दखल मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए टीएन शेषन ने रोक दिया। यह बदलाव वहां से देखने को मिला। टीएन शेषन ने अपनी कोशिशों से चुनाव आयोग को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और स्वायत्त संस्था बनाया। उनकी इन कोशिशों को दबाने के लिए वर्ष 1993 में पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया था। इस बार पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए चुनाव आयोग को 3 ही सदस्यों की शक्तियों को एक समान कर दिया, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की शक्तियां एक जैसी कर दी गई। तभी से लेकर अब तक चुनाव आयोग 3 सदस्यों वाली संस्था बनी हुई है। टीएन शेषन को एक सख्त मिजाज मुख्य चुनाव आयुक्त माना जाता है।
चुनावों के दौरान ऐसी कई घटनाएं भी हुई जिसमें टीएन शेषन ने उम्मीदवारों के खिलाफ नियम तोड़ने पर कड़े फैसले लिए। टीएन शेषन ने देश में चुनाव सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए जिनको लेकर राजनीतिक हलकों में दहशत तक का माहौल था। टीएन शेषन ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की 150 से भी ज्यादा कमियों को अपने कार्यकाल में ठीक किया। उन्होंने मतदाताओं को पैसा, शराब या किसी अन्य चीज का लालच देने या धर्म के नाम पर वोट मांगना जैसे परंपरा बंद करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आचार संहिता के नियमों को सख्ती से लागू करवाया। आचार संहिता के दौरान सरकार की ओर से होने वाली बड़ी घोषणाओं को भी बंद करवाया। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्चों की लिमिट तय की और उसे सख्ती से लागू भी करवाया। टीएन शेषन ने ही फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड जैसे सिस्टम को लागू करवाया था। हालांकि वर्ष 1950 में इस पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 1993 के बाद ही इसे लागू किया गया। जिन जगहों पर हिंसा या बूथ कैप्चरिंग का संदेह होता था वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की व्यवस्था भी टीएन शेषन ने ही शुरू की थी। टीएन शेषन ने चुनाव सुधार के लिए जो फैसले लिए उससे राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव में खेला करना मुश्किल होता गया और यही वजह रही कि कई नेता उनके फैसलों के खिलाफ भी बोलते नजर आते थे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उनके खिलाफ कभी कोई बड़ा राजनीतिक कदम नहीं उठाया जा सका। लेकिन टीएन शेषन के जाने के बाद चुनाव आयोग में राजनीतिक दखल बढ़ता चला गया। टीएन शेषन के बाद कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ऐसा माना जाता है कि टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले सबक के बाद कोई भी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों को बढ़ते नहीं देखना चाहती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्यादा दिनों तक पद पर नहीं देखना चाहती है। और इसलिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा था यह खबर बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि एक तरफ चुनाव के नतीजे आए हैं 3 राज्यों के और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला।